Good evening, everyone. Good evening, sir. इससे पहले कि we start Good our evening, today's sir. class, it's an announcement for you people. You are requested to switch on your video while your class. You are requested to switch on your video. ठीक है, तो please switch on your video. आप लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर लें. चलिए, वो तो आप कर ही लेंगे. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट कि सर क्या पढ़ा था हमने. मेरा रोज का सवाल, वही क्या पढ़ा था आपने, वो बताइए. सर आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस कंप्लीट करा दिया था. ओके, म्यूचुअल इंडक्शन पे फॉर्मूला बता दिया था. यस सर. ठीक है, तो मतलब म्यूचुअल इंडक्शन का वी हैव डन ऑलरेडी द फॉर्मूला ऑफ रिलेटेड टू म्यूचुअल इंडक्शन. तो हम आज उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद फिर फर्दर हम आगे के टॉपिक्स पे बात करेंगे. एंड ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका वैसे कंप्लीट है. ऑलमोस्ट ओनली वन टॉपिक इज रिमेनिंग इन इट विच इज मोर थ्योरेटिकल, विच इज एडीज करंट. ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका कंप्लीट है. तो इससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड, और सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड एक पॉइंट पे और डिस्कस करूंगा मैं आगे. बट पहले चलिए म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. म्यूचुअल इंडक्शन में मैंने आपसे आप लोगों को ये बोला था, इफ यू रिमेंबर, कि the EMF that the phenomena of induction of EMF in a coil when a varying current is passed through its neighboring coil, that phenomena is basically called as mutual induction. उसी phenomena का क्या नाम था? उसी phenomena का नाम था mutual induction, right? अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में अनाउंस किया है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू टर्न योर वीडियोस ऑन. मतलब आपको अपने वीडियोस ऑन करने हैं. ठीक है, मैं फिर से कह देता हूं, आप लोगों को अपने अपने वीडियोस ऑन करने हैं प्लीज. चलिए, तो देखिए सर, मैंने आपसे ये बोला था लास्ट क्लास में कि इफ वी हैव टू कॉइल्स, लेट अस से दिस इज वन ऑफ द कॉइल एंड इन द नेबर ऑफ दिस कॉइल देयर इज अनदर कॉइल. मतलब एक कॉइल के पास आपने दूसरा कॉइल रखा है. अच्छा, ये कॉइल जरूरी नहीं है ऐसे रखा हो, जैसे भी रखा हो, डजंट मैटर. ठीक है, और मान लीजिए इसमें हमने कोई वेरिंग करंट पास कर दिया, लेट अस से I1. तो अगर हमने इसमें I1 करंट पास किया और दिस I1 इज वेरिंग, मतलब ये टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, तो इस केस में इस I1 के वेरी करने के कारण इस कॉइल 1 में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी. And when the magnetic field linked with the coil 1 will change, the few of the field lines is also passing through the second coil. ठीक है, मतलब फील्ड लाइंस कहां से पास हो रही है? सेकंड कॉइल से, बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन द नेबर ऑफ द फर्स्ट कॉइल. तो जब इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो नेबरिंग कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी. एंड अल्टीमेटली फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल 2 विल चेंज बिकॉज ऑफ द कॉइल 1. तो यहाँ पर 2 में जो चेंज है फ्लक्स का, वो 1 के कारण है. तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2 में ड्यू टू दिस चेंजिंग फ्लक्स देयर विल बी एन ईएमएफ इंड्यूस्ड. और ये जो फिनोमेना है इसी को हम क्या कहेंगे? तो इसी का नाम होगा म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है. अच्छा, इसी तरह से अगर मैं Yes, sir. दूसरे वाले कॉइल में करंट पास कर देता I2, और ये भी वेरिंग करंट होता, तो बिकॉज ऑफ दिस I2 करंट देयर वुड हैव बीन अ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द कॉइल 1. और इस कॉइल 1 में फ्लक्स का चेंज होता बिकॉज ऑफ 2. तो इसको भी हम क्या कहते हैं कि इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग फ्लक्स. और इस फिनोमेना को हम फिर से क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन. इसका मतलब है अगर इफ यू हैव टू कॉइल्स, एक में अगर दोनों में अगर करंट पास हो रहा है, जरूरी नहीं कि दोनों में पास हो, इट इज नॉट मैंडेटरी. मतलब एक में भी पास हो सकता है या दोनों में भी पास हो सकता है. पॉइंट बस ये है कि एक में अगर करंट पास हो रहा है तो दैट विल बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेकंड कॉइल. और दूसरे में भी अगर करंट पास हो रहा है तो दैट विल बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन द फर्स्ट कॉइल. ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन में बेसिकली ये होता है. और मैंने यहाँ पर भी बोला था आप लोगों को कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. और मैंने आपसे बोला था कि फ्लक्स इज इक्वल टू M इंटू I, वेयर M इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. और इसकी भी SI यूनिट क्या होती है? तो हेनरी होती है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. और कभी भी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करनी हो तो फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ एनी ऑफ द गिवन कॉइल. ठीक है, जैसे यहां पर अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 पता करना हो तो हम लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट ऑफ 2 विल बी बिकॉज ऑफ 1, ऑफ कोर्स. भाई 2 में जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसका कॉज क्या है? तो उसका कॉज है कॉइल 1.
तो बिकॉज द कॉइल 1 इज द कॉज फॉर द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2, तो इसीलिए हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1. This will be written as equal to flux into divided by current of 1. भाई फ्लक्स तो हमें सेकंड का ही लिखना है, बट करंट किसका लिखना है? करंट वो करंट हमें लेना है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस म्यूचुअल इंडक्शन. सिमिलरली अगर मान लीजिए कि आप म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 लिखेंगे ड्यू टू 2, तो फ्लक्स लिखेंगे आप 1 का, यू विल राइट द फ्लक्स ऑफ 1, और करंट आप किसका लिखेंगे? करंट आप लिखेंगे 2 का. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला. अच्छा, मुझे एक बात और याद दिलाइए, क्या मैंने सोलेनोइड का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करवाया है आप लोगों को? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पक्का सोलेनोइड का? यस सर. ठीक है, तो चलो ये सारी बातें हो गई थी, तो चलो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. उसके बाद फिर फर्दर हम आगे बात करते हैं. तो इसके लिए आप assume कर लो कि वी हैव अ स्क्वायर शेप लूप लाइक दिस, and concentric to this loop there is another square shaped loop, and it is both square loops are concentric मतलब their center is common. ठीक है, और आप इसका मान लें कि अंदर वाली का जो लेंथ है, the length of the inner square loop is L, and remember it is a square loop. और ये जो outer square loop है, इसकी जो लेंथ है, let that be capital L, and remember again it is a square loop. ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल. यहाँ पे इसमें करंट फ्लो कर रहा है, and current is only flowing in the outer square loop, not in the inner square loop. Current is only flowing in the outer square loop. What you are supposed to calculate is find the value of coefficient of mutual inductance of outer coil या लूप, जो भी कह लो, कॉइल ना कह के लूप कह लो, outer loop of this, sorry, not outer, of inner loop due to outer loop. और इसमें एक इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल गिवन है कि गिवन दैट कैपिटल L is greater than that of small l. इसका मतलब है कि बाहर वाला जो लूप है उसकी साइड की लेंथ is much more than that of the side length of the inner loop, and hence we can say that we can neglect the inner length with respect to the outer length. Please write down the question. First question I will solve, and then you will try to solve the other questions. Done sir. Okay, तो let us solve this question now. तो देखो सर, आपको मैंने क्या बोला कि whenever you have to calculate the coefficient of mutual inductance, आपको करना क्या? You need to find out the value of the flux. और जिसका coefficient of mutual inductance आपको find करना है, उसका आपको flux find करना है. तो you will find the value of flux of the inner coil due to the outer coil. मतलब अंदर वाले में जो flux है वो किस, उसका cause क्या है? तो उसका cause है the outer square loop is the cause for the mutual induction of the inner square loop. तो आपको करना क्या है बेटा? आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है ऑफ द इनर स्क्वायर लूप, एंड देन यू विल डिवाइड दैट फ्लक्स बाय द करंट ऑफ आउटर स्क्वायर लूप. भाई जिसका फ्लक्स उसके दूसरे वाले का करंट. हमेशा इस बात को याद रखिए कि आपने जिसका फ्लक्स कैलकुलेट किया है, उस फ्लक्स के होने का कॉज जो करंट है, उस करंट को आपको कंसीडर करना. जिसमें फ्लक्स हो रहा है उसको नहीं, उसके करंट को कंसीडर नहीं करना. वैसे तो यहाँ पर इनर स्क्वायर लूप में है ही नहीं करंट. अगर मान लो दो लूप हो और दोनों में करंट हो, तो आपको उसका करंट लेना है जो कॉज है फॉर द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द गिवन कॉइल. जो कॉज नहीं है, जिसमें हो रहा है, उसका करंट आपको कंसीडर नहीं करना. तो चलिए सर देखिए, पहली बात, व्हेन वी आर सपोज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स ऑफ इनर स्क्वायर लूप, तो इसको फाइंड करने के लिए आई विल हैव टू फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब आपको अगर लास्ट वाला चैप्टर जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है वो आपको याद नहीं है, तो फिर आप सन्नाटे में चले जाएंगे. अगर वो आपको याद है तो ठीक है. अगर आपको लास्ट वाला चैप्टर याद नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, आप ये सवाल सॉल्व नहीं कर सकते.
अब सर इसमें होगा क्या, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सर इसमें पहली बात तो आप ये समझें कि इसमें होना क्या है। तो इसमें होना ये है सर, इसमें होना क्या है, तो इसमें होना ये है कि आपका ये जो लूप है ना, इनर स्क्वायर लूप, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगी दैट विल बी बिकॉज ऑफ द आउटर स्क्वायर लूप। मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, आउटर स्क्वायर लूप की होगी ना मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड तो आउटर स्क्वायर लूप की होगी। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर कोई भी स्ट्रेट वायर है तो इससे आर डिस्टेंस पे, अब जिसको फॉर्मूला याद नहीं मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकता, इससे आर डिस्टेंस पे अगर मान लीजिए दिस एंगल इज समथिंग φ1 एंड दिस एंगल इज φ2, ये ड्राइव कराया गया था इन द चैप्टर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एंड दिस एंगल इज φ2, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस पॉइंट पे दैट वुड बी रिटन एज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर टाइम्स ऑफ साइन ऑफ φ1 प्लस ऑफ साइन ऑफ φ2। दिस वाज द फॉर्मूला, डू यू रिमेंबर दैट? यू नीड टू रिस्पॉन्ड। Yes, sir. हाँ भाई। Yes. क्या हुआ, बहुत सुस्त किस्म सी आवाज आ रही है, क्या हो गया, क्यों परेशान है आप लोग, कोई तकलीफ? No, sir. No, sir. No, sir. अच्छा चलो, आप कहते हो नो तो मैं मान लेता हूँ कि नहीं भाई कोई तकलीफ नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, अगर हो तो बताइए। चलिए, तो क्या बक रहा था मैं, हाँ, तो ये फॉर्मूला है आपके मैग्नेटिक फील्ड का, और आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो देखिए बेटा कि अगर आप इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ना, इसके सेंटर पे, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक ये वायर है और ऐसी ऐसी 4 वायर्स है, तो एक का हम निकाल लें तो हमें एक बात पता है कि ऑल द वायर्स आर आइडेंटिकल और सब में करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो सारे के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम होगी। आप चाहो तो देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सबकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगी। आप अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो एंड टैप एट दैट पॉइंट, तो योर टैपिंग विल बी डायरेक्टेड इनवर्ड्स। देखो ऑब्जर्व करो, तो सारे वायर जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगी। पहले ये डायग्राम आप लोगों को समझ Yes, में sir. आया, और ये वाली जो लेंथ होगी Yes, बेटा, sir. दिस लेंथ विल बी इक्वल टू कैपिटल एल डिवाइडेड बाई 2। ये वाली जो लेंथ है दिस लेंथ विल बी कैपिटल एल डिवाइडेड बाई 2। तो इस फॉर्मूले पे वी नीड टू राइट द मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये φ1 भी 45 है इस केस में और φ2 भी 45 है, φ1 इज इक्वल टू φ2, बोथ आर इक्वल टू 45 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि टोटल एंगल 90 डिग्री होता है और ये वाली जो लाइन है दिस विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसलिए ये दोनों एंगल 45 45। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लिखें यहाँ पर तो लिखेंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक दिस इज एल बाई 2 इंटू साइन ऑफ 45 प्लस ऑफ साइन ऑफ 45, साइन ऑफ 45 प्लस ऑफ साइन ऑफ 45 multiplied by 4. Why did I multiply it by 4? Anybody? Can anyone tell me why I have done Sir, this? क्योंकि चारों sides का आपने मिला दिया. जाहिर सी बात है, बिकॉज यहाँ पर जो कहानी है वो ये है कि सर ऑल द साइड्स आर आइडेंटिकल और सबकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, नॉट ओनली के आइडेंटिकल है बट सबकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, एंड बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच ऑफ दीज वायर्स आर इनवर्ड, इसलिए वो ऐड होना है, तो ऐड होने का मतलब सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दो एक का निकाल के, तो दैट इज व्हाई आई हैव डन दिस। तो अब देखो इसको सिंपलीफाई करो, 4 विल कैंसिल आउट दिस 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई इनटू एल। This sin 45 is 1 by root 2 and another sin 45 will also be 1 by root 2, तो 1 by root 2 plus 1 by root 2 will become 2 by root 2, right? तो ये हो जाएगा सर आपका 4 times of mu naught I divided by root 2 times of pi into L. This is your magnetic field, ठीक है? Because of all these 4 segment of the wire, ये अंदर वाले के सेंटर पे ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो फ्लक्स कितना होगा बेटा? फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया कौन सी लोगे आप, बड़े वाले स्क्वायर की एरिया लोगे या छोटे वाले स्क्वायर की एरिया लोगे? सर Sir, छोटे वाले square की. छोटे वाले। वैसे भी आपको एक बात पता है कि द एरिया विच वी कंसीडर हैज टू बी द स्मॉलर एरिया, मतलब वो बेसिकली इसका मैंने लॉजिक दिया था कि हम वो एरिया कंसीडर करते हैं विच इज इंटरसेप्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उसका जिससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। हम पूरी एरिया से हमें मतलब नहीं होता, तो वो एरिया कौन सी होगी जो दोनों में छोटी है, वही तो दोनों के लिए कॉमन एरिया है, तो दैट इज व्हाई वी विल टेक दिस एरिया। तो ये आप लिखेंगे 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट इनटू आई डिवाइडेड बाय रूट 2 टाइम्स ऑफ पाई इनटू एल, ये हो गया इनटू एल स्क्वायर्ड।
मतलब छोटे एल का स्क्वायर, मतलब कि एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर। तो ये फ्लक्स हो गया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना था विच वाज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। तो आप लिखेंगे 4 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स ऑफ पाई इंटू एल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय आई। तो आई से आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 म्यू नॉट एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 पाई एल। ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। Can I ask you a question before you note it down, if you allow? Can I? Yes, sir. Yes, sir. मुझे एक बात बताओ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला है, इट इज ओनली एट द सेंटर ऑफ दिस इनर स्क्वायर लूप। मेरी बात समझना, पहले मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। ये एक स्क्वायर लूप है अंदर वाला, और आपने इसके सिर्फ एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, बट एक्चुअली में क्या होना चाहिए? एक्चुअली में तो मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में है ना, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और आपने मैग्नेटिक फील्ड यू जस्ट हैव कैलकुलेटेड एट वन सिंगल पॉइंट। हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस? सर स्मॉल एल बहुत छोटा है। हाँ, इस क्वेश्चन में एल जो है ना, ये वाला जो कैपिटल एल है, मतलब बाहर वाले की लेंथ, दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अंदर वाले की लेंथ। एंड बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, दैट इज व्हाई वी कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बिकॉज यहां पर अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं होती तो इसका मतलब क्या होता कि आपको पूरे रीजन का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता, और वी डोंट नो, बेसिकली वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड over the whole region. We basically know the magnetic field of a point, not of the whole region, right? तो ये इस इंफॉर्मेशन के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं आप? इसीलिए आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई थी कि बाहर वाले की लेंथ इज मच मच ग्रेटर इन कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ द इनर वन। समझे? इसीलिए आप ये कर पाए हो, क्योंकि बाहर वाले की लेंथ इतनी ज्यादा है कि उसके कंपैरिजन में अंदर वाले को हम एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी हैव डन दिस। हो गया बच्चों? यस सर। Yes, sir. नोट करो, नोट कर लो। अच्छा आप लोग, अच्छा नोट करते रहो, मेरी बात का अगर जवाब दे सको तो दो। आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? कल नीट का पेपर हुआ है, अगर इफ यू हैव एनी आइडिया और इंफॉर्मेशन। Yes, sir. देखा आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर? सर बहुत टफ आया था। हाँ, बच्चे तो यही कह रहे हैं कि पेपर बहुत टफ है फिजिक्स का। एक्चुअली में मुझे नहीं पता ऐसा बच्चे क्यों कहते हैं। खैर जाहिर है कि वो वहां पे एंट्रेंस देते वक्त बच्चों की मेंटल अप्रोच क्या होती है उस पर डिपेंड करता होगा, लेकिन ऐसा इतना भी टफ नहीं था। लेकिन फिर भी चलो मान लें, अगर बच्चों के ही बात को मान लें तो इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स टफ आएगी, आई है तो आ सकती है फिर से टफ। तो फिर उस हिसाब से पढ़ाई भी कीजिए एकदम तगड़ी वाली, नहीं? क्योंकि बेटा फिजिक्स ही डिसाइड करेगा एंट्रेंस आपका। मैं ये नहीं कह रहा कोई बायो नहीं पढ़ना है, बायो तो पढ़ना ही है भाई, बायो तो सबसे ज्यादा मार्क्स का वही आएगा, मगर फिजिक्स और केमिस्ट्री विल मेक डिफरेंस, स्पेशली फिजिक्स। सर नीट के लिए कोई रेफरेंस बुक? देखो नीट के लिए बच्चे मुझसे कहते हैं कि कोई भी रेफरेंस बुक, तो मैं सिंपली ये कहता हूँ कि भाई कोई भी आप रिफ्रेशर उठा लीजिए, वेदर ABC, मतलब परदीप और एस एल अरोड़ा, वट एवर बुक यू आर हैविंग, यू जस्ट गो थ्रू द होल ऑफ द बुक वंस। मतलब आपको बस ये हो कि उसके ऑब्जेक्टिव आपने किए हुए हों, उसके जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है वो किए हुए हों, ठीक है? इतना आप कर लो एंड दैट इज मोर देन एनफ फॉर नीट। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा लो एकदम पूरे ईमानदारी से। बाकी वट एवर असाइनमेंट यू गेट फ्रॉम द कोचिंग साइड वो कर लो, और प्रीवियस ईयर्स की जो क्वेश्चन पेपर की बुक आती है, यू मे हैव हर्ड अबाउट इट, कि लास्ट 37 ईयर्स या लास्ट 40 ईयर्स वो बुक होती है जिसमें चैप्टर वाइज लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस गिवन रहते हैं चैप्टर वाइज, उसको सॉल्व कर लो। इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। भाई आज के केस में मेडिकल निकालने के लिए सबसे पहला थंब रूल ये है कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ होना चाहिए। इट शुड बी इन योर माइंड, एवरी फॉर्मूला शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग। तो अगर ये ऐसा हुआ है आपके साथ एंड यू हैव प्रैक्टिस, बेसिकली ये नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, द पॉइंट इज कि यू नीड टू हैव प्रैक्टिस ओवर क्वेश्चंस। मोर क्वेश्चन you will practice, more it will enhance your knowledge,
and more you will be close towards cracking your entrance exams. ठीक है, तो इसलिए बस यही करना है, टेक एनी ऑफ द बुक दैट यू आर हैविंग, एनी रिफ्रेशर, चाहे वो कोई सी भी हो, जस्ट गो थ्रू इट प्रॉपर्ली, उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। जेई वाले ना करना है मत करो, जो एम्स में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वो अलग वो दिए रहते हैं वो करो, नीट के अलग होते हैं, फिर फर्दर उनके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो करो, तो वो कर लो और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर लो, दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर यू। ये काफी है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। खैर ये नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. चलिए Yes, वन sir. मोर, ओके वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यहाँ पर अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था, मैं देख लेता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन था, जस्ट लुक एट इट, बट पहले आप लोग ये ट्राई करें। ये दो कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स हैं, ये दो कोएक्सियल सर्कुलर लूप है बेटा, and the distance between them is x, and the first one has a radius of capital R, the second one has a radius of small r, and given is that r is greater than that of small r, and this has a current of I, and this current is varying। तो आपको बताना है कि इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। अगर आपको एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर नहीं याद है तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। What is the formula of coefficient of mutual inductance at the axial, not mutual inductance. What is the formula of magnetic field at the axial point? हाँ भाई, किसी को याद नहीं है? म्यू नॉट आई इंटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर टू द होल टू द पावर 3/2, याद नहीं है? क्या हुआ आप लोगों से? मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? सर ट्राई कर Yes, रहे हैं। sir. देखिए सर, देखिए सिंपल सी बात है कि इफ यू टॉक अबाउट द एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब इस ऑब्वियसली मैं इस वाले सर्कुलर लूप के रेडियस, ये वाला जो सर्कुलर लूप है, ये वाला सर्कुलर लूप, उसके रेडियस की बात करूंगा, बिकॉज मैं जो दूसरे वाले कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ दैट इज बिकॉज ऑफ द फर्स्ट कॉइल। तो रेडियस का स्क्वायर करना है, तो ये आर का स्क्वायर लिखेंगे आप, और आर किसका? तो फर्स्ट वाले लूप का, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्सियल दूरी कितनी होती है? तो एक्स स्क्वायर टू द होल टू द पावर 3/2। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस प्लीज, ठीक है? तो ये आ गया आपके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला।
अब आपको फ्लक्स लिखना है, तो फ्लक्स आप क्या लिखेंगे? फ्लक्स किस में लिखना है? छोटे वाले। तो छोटे वाले का एरिया लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, राइट? तो व्हाट विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस? सिंपली फ्लक्स जो आया उसको करंट से डिवाइड कर दो, बस यहाँ से करंट हट जाएगा बिकॉज करंट विल गेट डिवाइडेड बाय द करंट। So you will get mu naught into pi into r square capital small r square divided by twice of r squared plus of x squared to the whole power 3/2. Did you understand? Tell me yes or no. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो नोट करिए, मुझे वो क्वेश्चन मिल गया जो था, कल पूछा गया है नीट में रिलेटेड टू दिस म्यूचुअल इंडक्शन। Done. चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखिए पहले। तो क्वेश्चन आप स्टेटमेंट लिखिए। टू कंडक्टिंग लूप्स ऑफ रेडियाई r1 and r2. Two conducting loops of radii r1 and r2. Two conducting loops of radii r1 and r2 are placed in the same plane. Two conducting loops of radii r1 and r2 are placed in the same plane. Two conducting loops of radii r1 and r2 are placed in the same plane. Then r1 and r2 are placed in the same plane. r1 कैपिटल लिख लेना, r2 भी कैपिटल लिख लेना. r1 and r2 are placed in same plane. ठीक है, आपसे कहता है with their centers coinciding. With their centers coinciding. उसके सेंटर्स क्या हो रहे हैं? कोइंसाइड हो रहे हैं. If r1 is greater than that of r2, the mutual inductance capital M between them will be directly proportional to. अब इसमें चार ऑप्शन दे दिए थे उसने, r1 upon r2. ऑप्शन नंबर B was r2 upon r1. ऑप्शन नंबर C was r1 squared divided by r2. And option number D was r2 squared divided by r1. ठीक है, मतलब इसमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा इसका वो किससे प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस किससे प्रोपोर्शनल होगा. दिस वाज द क्वेश्चन कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस किससे प्रोपोर्शनल होगा. अभी आप बताइए मुझे कि इस क्वेश्चन में क्या टफ है. भाई क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो समझनी पड़ेगी ना आपको. अंग्रेजी तो इतनी आनी चाहिए, पर आती है आप लोगों को तो मुझसे ज्यादा आती है. मुझे एक बात बताइए बेटा कि ये एक प्लेन में रखे हुए हैं एंड देयर सेंटर्स आर कोइंसाइडिंग. तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये अगर एक सर्कुलर लूप है तो इसके अंदर दूसरा एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है एंड दे आर कोइंसाइडिंग. यार तुम्हें नहीं आ रहा. सर सेम सेंटर होगा. सेम सेंटर होगा. इसका रेडियस अगर r1 है तो इस वाले का रेडियस कितना है? r2. अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला कि आपसे बोला कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस M between them will be directly proportional to. अब एक बात याद रखिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कॉइल्स में होता है ना, जितना एक आपने सोलेनॉइड में भी ये देखा था कि दो सोलेनॉइड को जब हम एक दूसरे पे ओवरलैप कर देते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ द सोलेनॉइड वर सेम. याद करो लास्ट क्लास का जो लास्ट टॉपिक था, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड, उसमें सोलेनॉइड का जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आया था दो सोलेनॉइड का, वो सेम था या अलग था? सेम था सर. सेम आया था. सेम आया था. तो मैं ये बात याद रखिए कि दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली ऑफ द सोलेनॉइड, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑफ द कॉइल. अगर एक कॉइल में दूसरे के कारण म्यूचुअल इंडक्शन हुआ है और दूसरे में पहले वाले के कारण हुआ है
तो ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू होगी ऑफ बोथ द कॉइल विल ऑलवेज बी सेम। अब ये बात दिमाग में बसी हुई होनी चाहिए पहली बात तो, ठीक है, कि दोनों कॉइल में एक दूसरे का जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो सेम होगा। क्लियर है? अब आप मान लीजिए किसी में भी करंट, मान लीजिए ये, मान लीजिए करंट जा रहा है और मान लीजिए कि हम अंदर वाले का निकाल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो क्या करना पड़ेगा? और इसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसने कि R1 इज ग्रेटर देन R2। तो मुझे बताइए कि सबसे पहला स्टेप क्या है? व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू फाइंड टू कैलकुलेट द म्यूचुअल मैग्नेटिक इंडक्टेंस? फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का कॉज कौन है यहाँ पर? तो द आउटर लूप इज द कॉज फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होता है? अब जिसको याद नहीं है वो क्या करेगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R1, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। और दोनों के सेंटर कोइंसाइड हो रहे हैं। अब फ्लक्स लिखना है, तो फ्लक्स मैंने आपको क्या बताया था? एरिया कौन सा लेंगे आप? बड़ी वाली एरिया या छोटी वाली एरिया? छोटा। सर छोटी वाली। कंसीडर, तो छोटी वाली छोटी एरिया ले वाली। लीजिए। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R1 मल्टीप्लाइड बाय पाई R2 का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई? तो आप हमसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट बताइए, तो m बराबर क्या होगा? पाई बाई आई। तो m की वैल्यू क्या हो गई? i को हटा दो बस, तो ये कितना हो गया? म्यू नॉट पाई इंटू R2 का स्क्वायर अपॉन कितना? R1। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सर डी। समझे आप? यस सर। नहीं आ रहा भाई। म्यू नॉट और पाई तो सर आ कांस्टेंट गया। है ना। अब इसमें कोई बच्चा ये कहे कि सर ये तो आपने अंदर वाले का लिखा ना, तो आपने ऐसे लिखा। कहता अच्छा भाई, बाहर वाले का करते तो ये तो आपने अंदर वाले का लिखा ना, हमसे क्या पूछा है? बिटवीन देम। तो ये तो आपने अंदर वाले का लिख के सर हमें ये बता दिया। ठीक है, अगर हम बाहर वाले का निकाल दे तो क्या करते? हाँ बच्चों, सर बाहर सर वाले कैन यू का भी रिपीट? सेम। आपकी आवाज बहुत कट रही थी। कट रही थी। मैं कह रहा हूं कि इसमें जो फ्लक्स मैंने निकाला वो किस में फ्लक्स निकाला? अंदर वाले में ना। यस सर। अगर हम बाहर वाले में फ्लक्स कैलकुलेट करते तो सर सेम ही रहता, क्योंकि हमें स्मॉलर एरिया कंसीडर करना होता है मैग्नेटिक फील्ड सिंपल की सी वजह बात से। है कि वी ऑलवेज कंसीडर द स्मॉलर एरिया। क्या कंसीडर करते हैं हम? स्मॉलर एरिया। ठीक है, नोट कर लो। कर लिया नोट? यस सर, डन। यस सर यस डन। सर। एक और क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी एडिशनल एक्सरसाइज का, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस ऐसे है बेटा कि आपसे बोला जाएगा कि ये इनफिनिटली लॉन्ग वायर है। दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज गिवन इन एनसीईआरटी एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 and near this infinitely long wire you have placed a square shaped loop, let us say ये square shaped loop है। और ये एनसीईआरटी का इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, अगर ये एनसीईआरटी का नहीं होता तो मैं कराता भी नहीं, बिकॉज इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा। और ये मान लीजिए दिस डिस्टेंस इज L एंड आई एम अज्यूमिंग दिस लेंथ ऑफ द स्क्वायर लूप इज A। क्लियर है? अच्छा बच्चों मेरे प्यारे, मुझे एक बात बताओ, एंड दिस इज इनफिनिटली लॉन्ग वायर, मुझे एक बात बताओ कि इस इनफिनिटली लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस लूप से पास हो रही होगी या नहीं? सर होगी। होगी सर। यस सर। अनडाउटेडली होगी, विदाउट एनी डाउट मैग्नेटिक फील्ड इससे पास होगी। अच्छा
अगर ये मैग्नेटिक फील्ड पास होगी तो आप याद करिए कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है, फिर से मुझे याद दिलाना पड़ेगा आप लोगों को कि इनफिनिटली लॉन्ग के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एट अ डिस्टेंस ऑफ r, द फॉर्मूला फॉर दैट इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई r, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर। अब आप एक बात अगर बहुत ध्यान से सोचें तो आपको एक बात समझ आएगी कि इस स्क्वायर लूप का हर पॉइंट इस इनफिनिटली लॉन्ग वायर से अलग अलग डिस्टेंस पे है या नहीं। लुक एट दिस, Yes, अगर sir. मैं यहां पर कोई पॉइंट अज्यूम करूंगा तो इट विल बी एट अ डिफरेंट डिस्टेंस, और यहां पर कोई पॉइंट अज्यूम करूंगा तो इट इज अगेन एट अ डिफरेंट डिस्टेंस। इसका मतलब हर पॉइंट इज एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस इनफिनिटली लॉन्ग वायर। तो मुझे एक बात बताइए कि इस इनफिनिटली लॉन्ग वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है थ्रू होल ऑफ दिस स्क्वायर लूप, इस पूरे स्क्वायर लूप के थ्रू, ये मान लो इस, अरे क्या हो गया, ये मान लो इस स्क्वायर लूप को आई नेम इट एज PQRS। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है थ्रू दिस होल स्क्वायर लूप, विल इट बी सेम और विल इट बी वेरिंग? इज इट गोइंग टू बी कांस्टेंट और इज इट वेरिएबल? स्क्वायर लूप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग वायर कांस्टेंट है या वेरी कर रहा होगा? अरे व्हाट हैपेंड सर, अभी बताया वो था। वेरी करेगा। हाँ बेटा, तुम लोगों को बहुत टाइम लगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, ये इनफिनिटली लॉन्ग वायर है। इनफिनिटली लॉन्ग वायर से अगर इफ यू आर एट दिस डिस्टेंस यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस से अगर ये डिस्टेंस r है तो you will get the magnetic field as mu naught I divided by 2r, and if you are at different distance, say r dash, the magnetic field will be like mu naught I divided by twice of r dash. मतलब as you go away from the wire the magnetic field will also vary and in fact it will decrease. तो आप मुझे बताओ कि इस स्क्वायर के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनफिनिटली लॉन्ग वायर का सेम होगा या डिफरेंट होगा? सर डिफरेंट तो होगा। डिफरेंट होगा। Sir, very correct. मानते हो ना? इट इज द केस ऑफ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, बदल रही है, इट इज नॉट कांस्टेंट। बेटा जब भी हमेशा याद कर लो, फिजिक्स में एक बात एकदम ना दिमाग में सेट कर लो, whenever you have the case of varying quantity, तो ऐसे सारी चीजें सॉल्व होती हैं बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। आई बात समझ? यस देखिए सर। अगर ये बातें आपके दिमाग में सेट है ना तो फिर फिजिक्स का पेपर आपको टफ नहीं लगेगा। अगर ये सब सेट नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है या आपको ये सारी बातें बताई नहीं गई हैं तो फिर फिजिक्स का पेपर टफ लगेगा। मैं कहता हूं क्या टफ है भाई, सीधी बात है ना, फिजिक्स में तो एक सीधी कहानी है कि जब भी इट इज द केस ऑफ वेरिंग क्वांटिटी तो इंटीग्रेशन करना है, दूसरा कोई काम ही नहीं करना है सर, आंख बंद करके इंटीग्रेशन करो। अब जब इंटीग्रेशन अपन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होता है, व्हाट इज द मेथड टू इंटीग्रेट? तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है कि टेक अ एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ द गिवन लूप और बॉडी। यही तो करते हो ना भाई, इंटीग्रेशन आप कैसे करते हो? तो आप इनफिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हो, बोलो हाँ या ना? यस सर। यही तो Yes, काम sir. करते हो ना, फ्रॉम क्लास 11 टिल क्लास 12 यू विल डू द सेम थिंग कि आप इनफिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उस पर वो सारी क्वांटिटीज को लिखेंगे एंड देन यू विल इंटीग्रेट। तो इसमें देखिए सर, इसमें आप समझिए कि आई एम गोइंग टू टेक अ स्ट्रिप ऑफ दिस स्क्वायर लूप, मैं इसका एक स्ट्रिप पोर्शन कंसीडर कर रहा हूं एट अ डिस्टेंस ऑफ x एंड आई एम अज्यूमिंग दैट इसकी जो थिकनेस है लेट दैट बी dx। मतलब मैंने इस स्क्वायर लूप का एक स्ट्रिप कंसीडर कर लिया विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द वायर। मतलब ऑरिजिन मैंने कहां पे अज्यूम किया है, वायर पे। फिर से ध्यान से सुनो, मैंने ओरिजिन कहां पे माना है, तो मैंने ओरिजिन माना है वायर पे। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, मैंने ओरिजिन कहां पे माना है, तो मैंने ओरिजिन माना है वायर पे, और वहां से इस स्ट्रिप का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज x एंड द थिकनेस ऑफ दिस स्ट्रिप इज dx। अब हम किसमें फ्लक्स कैलकुलेट करें, तो इस स्ट्रिप में कैलकुलेट कीजिए। ये स्ट्रिप आप देखिए कि दिस इज दिस स्ट्रिप इज लाइक दिस, राइट? ठीक है, तो इसकी जो ये वाली लेंथ होगी एंड इट्स ऑफ कोर्स इट इज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो a होगी और ये वाली जो ब्रेथ होगी दैट विल dx। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। तो इसकी एरिया कितनी होगी, तो एरिया विल बी इक्वल टू a इंटू dx, है ना? इट्स एरिया वुड बी a dx। तो इसमें फ्लक्स लिखें अगर हम d5, लेट मी कॉल दिस फ्लक्स एज d5, तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट दिस स्ट्रिप, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका, वायर का,
एट व्हाट डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस ऑफ x, क्या लिखेंगे आप, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू एक्स a इंटू dx, राइट? यहां तक क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. तो फ्लक्स के लिए क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर लो, तो म्यू नॉट आई a डिवाइडेड बाय 2 पाई, दिस होल टर्म इज कांस्टेंट, यू विल इंटीग्रेट dx बाई x। अब देखो इसकी लिमिट क्या होगी, आपको वायर से स्क्वायर का डिस्टेंस देखिए, तो जब आप वायर से इस स्क्वायर के इस जो फर्स्ट एंड होगा उसकी डिस्टेंस अगर आप देखें तो दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, इट इज l, और कहां तक आपका डिस्टेंस एक्सटेंड होगा, तो यहां तक आएगा, तो वायर से ये डिस्टेंस l प्लस a है, ठीक है? लेफ्ट वाला एंड ऑफ द स्क्वायर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ l फ्रॉम द वायर, and the right end of this square is at a distance of l plus of a, तो यहां से यहां क्या हो जाएगा, l से l plus of a, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई a डिवाइडेड बाय 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉन, मतलब नेचुरल लॉग x, सुना है कभी? कहां से कहां तक, l से l प्लस। Yes, sir. तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई a डिवाइडेड बाय 2 पाई, इसमें आप लिमिट पुट करिए, तो लॉन ऑफ l प्लस a माइनस ऑफ लॉन ऑफ a। कैन एनीबडी टेल मी कि अगर लॉग या लॉन जो भी है उसमें बीच में माइनस हो तो कैसे लिखते हैं उसको, So divide करके. डिवाइड करके, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉन ऑफ a l प्लस a डिवाइडेड बाई a। ये तो आ गया सर आपका फ्लक्स, बट व्हाट यू वर सपोज टू कैलकुलेट वाज म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी फ्लक्स डिवाइडेड बाई करंट, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू, सिर्फ करंट को हटा दो यहां से, तो म्यू नॉट a डिवाइडेड बाई 2 पाई लॉन ऑफ l प्लस a डिवाइडेड बाई a, ये आपका वैल्यू आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, द एडिशनल एक्सरसाइज प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी। इसमें अगर कोई इशू है तो प्लीज पूछो, इफ यू डोंट हैव एनी इशू प्लीज नोट इट डाउन। Done, sir. ओके, डन सर। ठीक है, तो these are few questions based on coefficient of mutual inductance, and this is how you find the value of coefficient of mutual inductance, ठीक है? अब last topic of this chapter is eddies current. It is more of theoretical type, ठीक है, जिसमें आपको रटना ही है चीजों को, इसके एप्लीकेशंस को, ठीक है? तो अब देखो एडीज करंट का क्या मतलब होता है। अब देखिए बेटा, अभी तक जो भी हमने फ्लक्स का चेंज किया, जो भी हमने फ्लक्स का चेंज किया है ना, तो वो फ्लक्स का जो चेंज किया हमने, दैट वी चेंज द फ्लक्स थ्रू अ लूप, मतलब कोई लूप गिवन है एंड उसके थ्रू हमने क्या किया, फ्लक्स को चेंज किया, ठीक है? उसके थ्रू हमने फ्लक्स की वैल्यू को चेंज किया, यही तो हमने करा है। अब अगर मान लो कि इंस्टेड ऑफ लूप we have some solid mass, or we have some solid plate, or we have some solid body, like instead of loop we have some solid mass, है ना, of conducting body, right? तो उस केस में अगर आप किसी सॉलिड मास या सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी के थ्रू फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, जैसे आपके कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? एडीज के केस में क्या है कि इंस्टेड ऑफ लूप व्हाट विल यू कंसीडर इज द सॉलिड मास, कि अगर आपने कोई सॉलिड मास ले लिया, सॉलिड कोई कंडक्टिंग बॉडी ले लिया, एंड यू आर चेंजिंग द फ्लक्स थ्रू दैट कंडक्टिंग बॉडी, so as the EMF was induced in the loop, in the same manner the EMF will induce in the solid body, and this is known as, and due to this induction of EMF a current will induce in the solid body, and this current is known as eddies current। नहीं आ रही बात समझ में? लूप हटा दो, अब वहां पर क्या रख दो, सॉलिड बॉडी रख दो, सॉलिड बॉडी, either it can be conducting plate or it can be conducting block or anything,
ठीक है, और उसके थ्रू आप फ्लक्स को चेंज करो, तो you will get the EMF in the solid conducting body, and due to that EMF there will be a flow of current, and that current is called as eddies current. नहीं आ रही बात समझ में? सर आ गया सर। आ गई आ सर। गई। आगे सर। Why do we call it as eddies current? उस बात को अभी हम समझेंगे, but before that you just write it. Write the definition of eddies current. A current that induces in a solid conducting body. A current that induces in a solid conducting body when the flux linked with the body is changed. When the magnetic flux linked with the body is changed. When the magnetic flux linked with the body is changed, is known as eddies current. When the magnetic flux linked with the body is changed, is known as eddies current. उसी करंट को अपन क्या कहते हैं? एडीज। लिख लिया? यस सर। सर एडीज करंट की वो स्पेलिंग क्या है? EDDYS। अब देखो, इस एडीज का बेसिक मतलब होता है वर्लपूल। वर्लपूल वॉशिंग मशीन सुना होगा ना आपने। एडीज का बेसिक मतलब होता है वर्लपूल। ठीक है, वर्लपूल क्या होता है और क्यों इसको हमने एडीज करंट का नाम दिया? तो बेसिकली आप इस बात को समझिए कि अगर आप कोई सॉलिड कंडक्टिंग मास ले लेंगे तो एक्चुअली में जो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इन क्लोज पैटर्न्स और ऑन अ क्लोज लूप्स। मतलब क्या है? अब देखो, ये सॉलिड मास है बेटा, ये कोई बेसिकली ये लूप नहीं है, कोई वायर नहीं है, इट्स अ सॉलिड मास। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या फ्लो करते हैं वो एक्चुअली में कैसे फ्लो करते हैं? तो एक्चुअली में फ्लो करते हैं ऑन क्लोज सर्कुलर लूप्स। ठीक है, इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे मूव कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे फ्लो कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पाथ पे फ्लो कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो फ्लो करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? वो स्ट्रेट नहीं फ्लो कर जाते एक एंड से दूसरे एंड पे, वो हमेशा क्लोज्ड पाथ में फ्लो करते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे आपके तूफानों में वर्लपूल नहीं होता, साइक्लोन में वर्लपूल होता है ना, भंवर, यस सर। देखा है आप लोगों ने? तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो करते हैं, इसीलिए इसका नाम एडीज करंट है। कौन सा करंट है? एडीज करंट। समझ गए? यस सर। अब क्वेश्चन ये राइजेस कि हमें कैसे पता चला कि भाई इसमें सर्कुलर पैटर्न में या इस तरह से क्लोज लूप में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं? तो इसके इसके रिलेटेड एक दो ऑब्जर्वेशन है, वो सुन लो, आपको अच्छा लगेगा। मान लीजिए सर ये एक नॉर्थ पोल है और मान लीजिए सर ये एक साउथ पोल है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हमने ये कोई मेटालिक प्लेट ले ली और इस मेटालिक प्लेट को हमने ऐसे हैंग कर दिया। ठीक है, हमने मेटालिक प्लेट लिया और इस मेटालिक प्लेट को बिटवीन द टू पोल्स हमने इसको ऐसे लटका दिया। समझ गया मेरी बात? अब बेटा हमने क्या किया कि इस मेटालिक प्लेट को वी जस्ट मेड इट टू ऑसिलेट बिटवीन द टू मैग्नेट्स। और ये मान लो कि दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। कैसे मैग्नेट्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम सुना है आप लोगों ने? The magnet which gets magnetized when the current passes through it is known as electromagnet, and when the passage of current is stopped, it gets demagnetized. तो ये कैसा मैग्नेट है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो मैग्नेटाइज तभी होगा जब आप इसके थ्रू करंट को फ्लो कराओगे। समझ गए? यस सर। यस अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं सुनाना चाह रहा हूं। देखिए, एक्चुअली में when these electromagnets were switched off, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच्ड ऑफ थे और ये इसके बीच में प्लेट ऐसे लटकी हुई है, when we made it to oscillate, तो ये ऑसिलेट हुआ कुछ देर तक, and after making some oscillations it finally stopped। नहीं समझे भाई? कुछ देर तक तो ऑसिलेट हुआ और उसके बाद ये क्या हुआ? रुक गया। ठीक है, और रुकना भी चाहिए। ये क्यों रुक जाता है? बिकॉज एवरी टाइम इट ऑसिलेट्स इट लूजेस एनर्जी अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। तो फाइनली होगा क्या कि इसकी एनर्जी डिक्रीज होते होते फाइनली इट विल स्टॉप। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। अब हमने इन द सेकेंड प्लेस, अच्छा पहले केस में वी केप्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच्ड ऑफ। नाउ इन द सेकेंड केस व्हाट वी डिड, वी स्विच्ड ऑन दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स so that to get a magnetic field between these two magnets। मतलब इन दोनों मैग्नेट के बीच में हमें क्या मिल गया? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। क्लियर? अब फिर से हमने इस प्लेट को ऑसिलेट कराया, फिर से इस प्लेट को हमने ऑसिलेट कराया।
अब इस बारी जब हमने ऑसिलेट कराया तो वी ऑब्जर्व दैट कि अगेन इट स्टॉप्ड, मगर इस बारी जब ये रुका तो ये इसके रुकने का जो टाइम था वो बहुत कम था इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस केस। नहीं आई बात समझ में? जैसे मान लो कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वर स्विच्ड ऑफ तो ये रुक गया मान लो कि 10 सेकंड में, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हमने स्विच ऑन किया तो ये 10 सेकंड के बजाय 2 सेकंड में रुक गया, ऐसा समझो। नहीं आ रही बात समझ? सर आया समझ। समझ गए Yes, सर। आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये तो तभी पॉसिबल है ना कि ये जब तभी पॉसिबल हो सकता है जब ऑसिलेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा हो और एडिशनल कोई फोर्स आ गया हो। वरना तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच्ड ऑफ था तो इट वाज टेकिंग 10 सेकंड्स टू स्टॉप फाइनली, और जब इसको हमने स्विच ऑन कर दिया तो इट स्टॉप्ड विद इन 2 सेकंड्स। मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वर स्विच्ड ऑफ तो देन देयर वाज ओनली एयर रेजिस्टेंस। जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्विच ऑन किया तो अलोंग विद द एयर magnetic रेजिस्टेंस tension. कोई और फोर्स भी ऐड हो गया है। तो वो कौन सा फोर्स है जो इस पे ऐड हो गया है? तो दैट फोर्स वाज द मैग्नेटिक फोर्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई विल इट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स भाई? इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? बिकॉज यू नो वेरी वेल कि कोई भी कंडक्टर या कंडक्टिंग बॉडी में जब तक आप करंट फ्लो नहीं कराओगे इट विल नॉट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहां पर भी तो कोई करंट इंड्यूस हुआ होगा, कुछ इसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई होगी। हजम हो रहा है या नहीं? यस Yes, sir. अब ध्यान से सुनो कि क्यों ऐसा हुआ। देखिए फिर से कि सर जब ये प्लेट ऐसे था तो ऑल ऑफ द फील्ड लाइंस लेट अस से कि पास हो रही थी। मान लीजिए कि 2 फील्ड लाइंस थी, दोनों पास हो रही हैं, या 10 फील्ड लाइंस थी या 1000 थी, व्हाटएवर बी द नंबर, ठीक है। अब जब ये ऐसे होगा, देखो व्हेन इट इज गेटिंग टिल्टेड, जैसे जैसे ये टिल्ट हो रहा है वैसे वैसे इस पे जो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो उतनी ही है या चेंज हो रही है? जैसे जैसे ये ऐसे जाएगा देखते जाओ, ऐसे है तो मान लो Sir, 10 change फील्ड लाइंस होगी. पास हो रही हैं, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस विल इंक्रीज डिक्रीज और विल रिमेन कांस्टेंट। सर क्या कहते हो आप? डिक्रीज। ऑफ कोर्स इट विल डिक्रीज, राइट। अब जब मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दिस सॉलिड प्लेट डिक्रीज्ड, इसका मतलब है फाइनली फ्लक्स हैज डिक्रीज्ड। और जब फ्लक्स डिक्रीज हुआ है तो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज वी नो दैट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स देयर विल बी एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द बॉडी। तो बिकॉज ऑफ दिस चेंज ऑफ फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूसेस इन दिस बॉडी। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है आप याद करिए लेंज लॉ। लेंज लॉ में आपने पढ़ा था कि द ईएमएफ विल इंड्यूस इन सच अ वे सो दैट इट कैन अपोज द कॉज दैट हैज इंड्यूस्ड इट। नहीं आया? समझ गए सर। आ गया समझ sir. गए? मतलब ये उसी कॉज को अपोज करेगा जिस कॉज ने इंड्यूस किया। आप सोचो कि ये वाला प्लेट ऐसे था तो देयर वाज नो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस प्लेट, राइट। अब जब ये मूव करने लगा है तो अब फ्लक्स चेंज होने लगा है, इनफैक्ट फ्लक्स इज डिक्रीजिंग थ्रू द प्लेट। तो ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा भाई ऐसे ही रहे, और ऐसे ही तो ये तभी रह सकता है कि जब इसके सामने ये साउथ पोल है तो ये भी अपने इस फेस पे क्या पोलैरिटी डेवलप करे? साउथ पोलैरिटी। नहीं आई बात समझ में? तो ये Yes, sir. साउथ तभी पोल है depend तो करेंगे. इधर ये क्या करे? साउथ पोलैरिटी। तभी साउथ साउथ में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो ये वाला प्लेट अपनी राइट की तरफ पोजीशन नहीं पर जाएगा, वापस जाएगा. अपनी पोजीशन पे वापस जाएगा। तो होता यह है कि व्हेनेवर वी बेसिकली चेंज द फ्लक्स तो सॉलिड बॉडी में भी वैसे ही ईएमएफ इंड्यूस होता है जैसे आपके लूप्स में या कॉइल्स में, कंडक्टिंग लूप्स या कंडक्टिंग कॉइल्स में ईएमएफ इंड्यूस होता है। और ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ दिस ईएमएफ व्हाट वी गेट इज द एडीज करंट। अब क्लैरिटी आ गई? Yes, sir. कोई तकलीफ? तो this was the observation made by just making the plate oscillate between the two electromagnets। और यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें एक और चीज ऑब्जर्व करी गई, वो चीज क्या थी वो उस बात को आप समझो। मैंने बोला, याद करो मैंने एग्जांपल क्या लिया कि एयर में ऑसिलेशन को रुकने में कितना टाइम लगता है? 10 सेकेंड्स, राइट। यहां पर एग्जांपल में जो अभी एग्जांपल में डिस्कस कर रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्विच ऑन करने के बाद कितना टाइम माना था मैंने? 2 सेकेंड। ऐसा अज्यूम कर लो, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली इतना ही टाइम लगेगा। अब एक और ऑब्जर्वेशन देखो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इस बारी क्या किया हमने? प्लेट में ग्रूव बना दिए। क्या बना दिए वो बच्चों? ग्रूव्स सर। क्या बनाया? ग्रूव्स। समझते हो? समझते हो यस ग्रूव्स सर। का मतलब क्या?
नली नाली जो भी कह लो, ऐसे ग्रुप्स बना दिया ना, कुछ पोर्शन काट काट के ऐसा ग्रुप बना दिया, दिख रहा है आपको? वही प्लेट है, उसमें ऐसा ग्रुप बना दिया। यस समझ रहे हो आप मेरी बात? और फिर से हमने इसको ऑसिलेट कराया। क्या कराया बोलो? ऑसिलेट। और ऑसिलेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमने स्विच ऑन कर दिया। फिर से वी ऑब्जर्व दैट ऑसिलेशन फाइनली स्टॉप। बट इस बारी जो हमारा ऑब्जर्वेशन था वो फिर से थोड़ा अलग था। इस बार हमने ऑब्जर्व किया कि मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि इस बार जो ऑसिलेशन रुका वो 2 सेकंड में नहीं रुका। वही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, सब कुछ वही है, बट इस बारी ऑसिलेशन के रुकने का जो टाइम था वो 2 सेकंड से ज्यादा था। मान लो कि इट वाज 4 सेकंड्स। ऐसा अज्यूम कर लो कि कितने सेकंड्स में रुका? 4 सेकंड्स में। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है सर। आ रही है। जस्ट बाय मेकिंग द ग्रूव द टाइम ऑफ स्टॉपिंग द प्लेट वाज चेंज्ड। अब इसका रीजन क्या है सर? तो लोगों ने बोला होता यह है कि बिकॉज जिस करंट की हम बात कर रहे हैं ये करंट हमेशा फ्लो करता है अलोंग अ क्लोज लूप्स। तो जब ये स्क्वायर प्लेट ऐसे था, तो मान लो कि ये ऐसे जा गया, ऐसे गया, ऐसे गया और इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां पर पहुंचेगा तभी करंट फ्लो करेगा। तो इस फ्लो करंट को जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो पोलैरिटी डेवलप होगी, और पोलैरिटी डेवलप होगी तो रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो ये रुकेगा। तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को एक बार घूमने में कुछ टाइम लगा होगा। अब जब हमने ग्रूव बना दिया तो फिर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फिर से इलेक्ट्रॉन ऐसे ही क्लोज पाथ पे जाएगा। बट इस बारी जब वो क्लोज पाथ पे जाएगा तो उस क्लोज पाथ की लेंथ इस केस में ज्यादा आएगी या इस केस में ज्यादा आएगी? क्या मानते हो आप? जब हमने सर ग्रूव ऊपर बना वाले दिया, में ज्यादा सर है। दूसरे केस में, ग्रूव वाले केस। ग्रूव वाले केस में द लेंथ along which the electron has to move has increased। अब चूंकि ये लेंथ बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि जो करंट पहले 2 सेकंड में फ्लो कर गया था, अब उसी करंट को फ्लो करने में मान लो कि कितने सेकंड्स लग गए? ज्यादा है कि ऑब्वियस ही बात है कि 2 सेकंड से तो ज्यादा ही लगेगा। तो मान लेते हैं कि 4 सेकंड लग गया। समझ गए आप मेरी बात? इसलिए फाइनली ये कितनी देर में स्टॉप हुआ? 4 सेकंड्स में। बात क्लियर आ गई? आना बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी एडीज करंट की। तो एडीज करंट में आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि जब भी आप किसी सॉलिड बॉडी के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसको एडीज करंट कहते हैं। और एडीज करंट में इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो करते हैं। इसीलिए जब भी आप ग्रुप्स बना देंगे तो क्लोज पाथ की लेंथ बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए अगर इस तरह से हम प्लेट को ऑसिलेट कराएं तो उसके रुकने का टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, उसके जो ऑसिलेशन के स्टॉप होने का टाइम इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है? अब इसमें करना क्या है आपको? इसमें एप्लीकेशन आपको पढ़ना है। वो एप्लीकेशन क्या है कि आप ये जो एडीज करंट है उसको कहां कहां यूज करते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्या पढ़ना है? सर एडीज करंट कहाँ कहाँ यूज होता है? कहां कहां यूज होता है एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को आप रटिएगा, मैं एक दो बता देता हूँ। रटने का काम आपका है, ठीक है? वो आप किसी भी बुक से आप नोट कर लीजिए, जैसे भी। रटने का काम आपका है। देखो ये जो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स होते हैं ना, ट्रेन में सुना है? ट्रेन में जो ब्रेक लगता है, यस कार सर। के जो ब्रेक्स होते हैं वो नॉर्मल ब्रेक होते हैं। ट्रेन वाला वो कार वाला ब्रेक नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ट्रेन में अगर कार वाला ब्रेक लगाया जाए तो उस केस में पहली बात तो ट्रेन रुक ही नहीं पाएगी, क्योंकि ट्रेन में सिर्फ इंजन नहीं होता, बहुत सारे डब्बे होते हैं। तो वो कार में जो ब्रेक आप यूज करते हो वो ट्रेन में यूज नहीं होता। ट्रेन में जो ब्रेक्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स होते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स का बेसिक मतलब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप, ये दो व्हील्स हैं, ये मान लीजिए ये एक व्हील है और ये दो व्हील है, दूसरा व्हील है। इन व्हील्स के पास, वो जो आपने ट्रेन में व्हील्स देखा होगा, उन व्हील्स के पास इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है बोलो? मान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस व्हील के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगा हुआ है, इस व्हील के पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है। मान लो कि नॉर्थ पोल लगा हुआ है, साउथ पोल लगा हुआ है, इस तरह से कुछ लगा हुआ है। ठीक है, जब भी ब्रेक्स लगाना होता है तो बेसिकली हम करते क्या? हम करंट फ्लो कराते हैं। क्या फ्लो कराते हैं? करंट को फ्लो कराते हैं। ठीक है, जब हम करंट फ्लो करेगा तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? मैग्नेटाइज्ड। बोलिए क्या हो जाएंगे? सर मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटाइज। अब जैसे ही अचानक से ये मैग्नेटाइज हुए तो अचानक से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी व्हील्स के थ्रू। तो अचानक से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी तो अचानक से फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा? यस सर। और जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो बेसिकली क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता ईएमएफ है। इंड्यूस। यस सर। समझ में आ रही बात? तो जैसे ही ये ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो ईएमएफ क्या करेगा?
तो वो ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा सच दैट कि वो इसके मोशन को अपोज कर सके। क्या कर सके? अपोज। नहीं आया भाई। इस वाले व्हील में ये नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ऐसा समझो, और इस वाले व्हील में इस साउथ पोल की पोलैरिटी जा रही है। दोनों में एक दूसरे के कारण फ्लक्स का चेंज हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन का हो गया। यस सर। यस सर। मतलब इस बात को ऐसे समझो कि इस वाली व्हील में, व्हील नंबर 1 में और व्हील नंबर 2, व्हील 1 में जो फ्लक्स का चेंज का कॉज है वो 2 है, और 2 में जो फ्लक्स का चेंज का कॉज है वो 1 है। तो क्या होगा, ये जो पोलैरिटी डेवलप करेगा वो इसको अपोज करने के लिए करेगा, और ये जो पोलैरिटी डेवलप करेगा वो इसको अपोज करने के लिए करेगा। तो दोनों अपोजिट पोलैरिटी डेवलप करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, कैंसिल हो एक जाएंगे। रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, है ना। और वो रिपल्सिव फोर्स बेसिकली, अब इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म है कि वो एक्चुअली में वो एंटी टॉर्क प्रोड्यूस करता है, वो एंटी टॉर्क फाइनली उसको रोकता है, बट उतने डिटेल में आपको नहीं जाना। आपको सिंपली इस बात को याद रखना है कि यहाँ पर होगा क्या कि ये जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ, एडीज करंट फ्लो हुआ। एडीज करंट के फ्लो होने के कारण क्या हुआ कि इसमें बेसिकली पोलैरिटी डेवलप होगी, और पोलैरिटी इस तरह से डेवलप होगी सच दैट कि ये दोनों एक दूसरे के मोशन को क्या कर सकें, अपोज कर सकें, और फाइनली आपका चक्कर रुक सके। ठीक है, यस सर। ये पढ़ लोगे किताब से। Yes, sir. यस सर। दूसरा वो देखा है आप लोगों ने, ये ऑल मॉल दुकानों पे जब आप जाते हैं, है ना, मॉल वॉल पे, तो वो इंसान के काउंट करने वाला वो लगा हुआ होता है उसमें, वो जो आप डोर क्रॉस करते हैं उसमें, अरे फुटफॉल काउंट करता है वो, जहाँ पे चेकिंग होती है आपकी। यस सर। गए हो, एक वुडन वो गेट जैसा बना नहीं होता यस सर। है ना, वहीं पे चेकिंग करते हैं, वो आपको स्कैन करते हैं। तो उसमें कभी देखा क्रॉस करने पर बीप आता हो? यस सर, आता है। कभी आवाज सुनाई दी है कभी? वहां भी एडीज नहीं सर, करंट का मुझे ही नहीं। यूज है। नहीं सुनाई दी है तो फिर जाके देखना, वो कई बार खराब होता है तो आवाज नहीं आती है ना। हाँ, मेट्रो में भी होता है, तो वो जाके देखना, वो एडीज करंट पे ही बेस्ड है। एडीज करंट का क्या बेस्ड है कि बेसिकली होता क्या है कि इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड वहां पर होती है ऑलरेडी। ये ऐसा गेट है, यहाँ पर ये काउंटिंग मशीन ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है, अगर आपने कभी देखा हो तो। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी होती है। जब आप इसको क्रॉस करते हैं तो बेसिकली आप इस मैग्नेटिक फील्ड को इंटरप्ट करते हैं, रोकते हैं। नहीं आ रही बात समझ? भाई मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऑलरेडी है 10 फील्ड लाइन से, मान लें आप जब क्रॉस करेंगे तो आप ये क्या कर देंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को इंटरप्ट करेंगे, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो करने से रोक देंगे ना आप। यस सर। नहीं आ रही बात समझ? तो जब आप इसको रोकेंगे तो होगा क्या, फ्लक्स का चेंज होगा या नहीं होगा? यस सर, यस होगा। सर। फ्लक्स का चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट फ्लो करेगा, वही करंट ये सर्किट डिटेक्ट करता है। समझे? तो जितनी बार उसको इंटरप्ट किया जाएगा उतनी बार करंट फ्लो होगा, और उतनी बार वो करंट को सर्किट क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। इसका मतलब जितनी बार वो रुका, इसका मतलब है कि उतने आदमी उससे पास हुए। पता नहीं क्या बोल रहा है मास्टर, समझ गए क्या? यस यस सर। सर, आ गया। यस सर। क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हैं आप लोग? तो खैर ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये तो मैंने 2 एप्लीकेशन बताया, 2-3 याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में 12th में आता है आपके एडीज करंट का ना एप्लीकेशन आता है। ठीक है सर, आगे बढ़े। यस सर। Yes. ठीक है, तो यहाँ आपका ईएमआई कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिखिए एसी। नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिखिए एसी। हाँ भाई, क्या लिखा चैप्टर का नाम? सो ऑल्टरनेटिंग करंट। बहुत बढ़िया, एयर कंडीशन मत बोल देना, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, ये आपका पूरा पूरा चैप्टर है बेसिकली, है ना। इस बार नीट में 2 सवाल पूछे गए हैं एसी से। ठीक है सर, और कोई बहुत रॉकेट साइंस सवाल नहीं पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही पूछे जाते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी गंदी होती है अनडाउटेडली, बट ऐसा कोई खतरनाक सवाल नहीं आता है। ठीक से समझें इस चैप्टर को, क्योंकि क्वेश्चन आएगा भाई। 12th से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस वाज आस्क्ड फ्रॉम क्लास 12, तो इसलिए इन सब पे ध्यान दे दीजिएगा। अब सबसे पहली बात,
हम समझेंगे सर, पहले हम उस डेरिवेशन को हम समझेंगे, उसके बाद हम एसी वेसी की वो ग्राफ व्राफ ये जो भी तामझाम है उसको हम समझेंगे। इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एसी। एसी हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, और ये जो मैं थ्योरी ऑफ एसी बता रहा हूँ यही एसी जनरेटर की वर्किंग भी है। आप लोगों ने सुना है एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर की वर्किंग वही है जो मैं थ्योरी ऑफ एसी में आपको बता रहा हूँ, उसको फिर अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर इज सेम एज दैट ऑफ द थ्योरी ऑफ एसी। ठीक है, अब एसी की थ्योरी क्या है, मतलब कैसे हम एसी प्रोड्यूस करते हैं, हाउ एसी इज प्रोड्यूस्ड। इससे पहले जितने भी हम करंट की बात कर रहे थे वो करंट कौन सा था, एसी था या डीसी था? सर डीसी। डीसी। हमेशा याद रखो कि सेल और बैटरी अगर लगा हो तो सेल या बैटरी इज द सोर्स फॉर डीसी, है ना। एसी का जो सोर्स है वो एसी डायनमो है या एसी जनरेटर कह लीजिए, दे आर द सोर्स फॉर एसी। लेकिन डीसी का जो सोर्स है वो क्या होता है, तो डीसी का जो सोर्स होता है दैट इज सेल और बैटरी। तो अभी तक जो हम सर्किट में कनेक्ट कर रहे थे दैट वाज आइदर द सेल और द बैटरी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एसी। तो हाउ एसी इज प्रोड्यूस्ड उसी को हम थ्योरी ऑफ एसी के नाम से पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आप ये सिंपल सी बात समझ लें बेटा कि अगर मान लीजिए किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हो, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस 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 क्रॉस, ये मैग्नेटिक फील्ड है सर। इसके अंदर अपन मान लीजिए कि हमने एक स्क्वायर शेप लूप या कोई सी भी लूप हमने इसके अंदर हमने एक लूप ले लिया और ये कंडक्टिंग लूप है। ठीक है सर, ये कोई कंडक्टिंग लूप है एंड फॉर सिंपल केस आई एम टेकिंग अ स्क्वायर लूप। लेटर से कि मैंने एक स्क्वायर लूप ले लिया एंड इट्स अ कंडक्टिंग लूप एंड आई हैव केप्ट दिस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, दिस लूप इज PQRS। एंड लेटर से कि इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, मान लेते हैं कि n इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ लूप, नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप, लूप के अंदर n कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। अब आपने क्या किया सर, इस लूप को यू स्टार्टेड मेकिंग इट टू रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड विद सम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। आपने एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर दिया इस लूप को, यू स्टार्टेड रोटेटिंग इट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करना शुरू कर दिया विद ओमेगा। अब आपको याद आना चाहिए, मैंने एक क्वेश्चन कराया था अगर आपको याद हो, तो जब हम इंड्यूस ईएमएफ डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने एक क्वेश्चन किया था। बस फर्क इतना था कि यहाँ पर स्क्वायर लूप मैंने लिया है, वहां पर वी हैड अ सर्कुलर लूप। समझ रहे हो, यस यहाँ सर, पर एक याद आ स्क्वायर गया लूप सर। हमने लिया, वहां पर सर्कुलर लूप। अब याद करो कि अगर मैं इस स्क्वायर लूप को इफ आई मेक इट टू रोटेट, तो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो क्या चेंज होगा इस केस में, एरिया ऑफ द लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी या क्या चेंज होगा, व्हाट इज द फैक्टर सर विच विल थीटा। चेंज इन दिस केस, थीटा। बिकॉज एज द क्वाइल रोटेट्स, जैसे जैसे क्वाइल रोटेट करेगा तो क्वाइल का जो नॉर्मल टू द क्वाइल है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, एक मिनट रुकना, हाँ जी, हाँ बेटा, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे जैसे आप कॉइल को रोटेट करेंगे द नॉर्मल टू द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा। ठीक है, ये मैं सिखा चुका हूँ बेटे, फिर से मैं सिखाऊं या पता है, आइडिया लग गया? भैया आप सबको आइडिया है कि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज होगा, ये सब कन्विंस होना इस बात से, यस सर। या शुड यस आई सर। शो इट अगेन? Yes, ठीक है, sir. तो इसका मतलब हर इंस्टेंट पे थीटा चेंज होगा। और मैंने इसमें एक चीज ये भी बताया था कि जितने एंगल से क्वाइल रोटेट होगा बाय द सेम एंगल नॉर्मल विल आल्सो रोटेट विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। मान लो अगर क्वाइल हैज रोटेटेड बाय 30 डिग्री, तो the angle between the normal and the magnetic field will also be 30 degree. अगर coil is rotated by 45 degree, the angle between the normal and the magnetic field will also be 45 degree, right? तो यहाँ पर थीटा चेंज हो रहा है and this changing theta will be the cause for the change of flux and hence an EMF will induce in the coil. तो मान लीजिए फिर से वही बातें हैं सर, let at any time t, let at any time t, let at any time t, एंगल बिटवीन नॉर्मल या एरिया वेक्टर कह लो
एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज थीटा। किसी भी समय पे इन दोनों के बीच का एंगल अपन कितना मान लेते हैं, थीटा। तो अगर ये थीटा है तो फ्लक्स कैन बी रिटन एज इक्वल टू बी into a, where a I am taking as area of this square loop, into cos of theta. This will be written like this. अच्छा, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। याद होना चाहिए शायद आपको, सिंस ओमेगा कैन बी रिटन एज इक्वल टू थीटा बाई टू, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल कैन बी रिटन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल डिवाइडेड बाय द टाइम। तो ये फ्लक्स की वैल्यू है। तो ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। अगर आप कॉस ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे बच्चे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस, तो कॉस का माइनस साइन होता है, मैं लिख देता हूं एक बार, इसका होगा माइनस ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कॉस ओमेगा टी। तो ये कितना हो जाएगा, ईएमएफ विल बी इक्वल टू ओमेगा बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आ जाएगा सर आपका ईएमएफ। दिस इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक है, वेयर ओमेगा is the velocity with which the coil is rotating inside the magnetic field, B is the magnetic field, A is the area. अच्छा, मैंने यहाँ पर टर्न्स भी लिया था ना, n is the number of turns, तो हर जगह n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं दैट शुड बी देयर, तो n से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स इज आल्सो देयर, तो इसको आप लिख सकते हैं ईएमएफ को n b a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आपका ईएमएफ है। पहले इसको लिखिए, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इसको एसी वेसी क्यों कहते हैं, क्या हो गया इसमें, कैसा हो गया। दिस इज बेसिकली द थ्योरी ऑफ एसी। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इसको नोट करें। डन सर। ओके, अब देखिए सर, थ्योरी ऑफ एसी क्या है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि व्हेनेवर यू मेक अ कॉइल रोटेट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो आप देख रहे हो, और ये ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है इसके अंदर, ये ऐसा ईएमएफ होगा जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रही होगी एंड इसकी डायरेक्शन भी टाइम के साथ चेंज हो रही होगी। फिर से सुने, थ्योरी ऑफ एसी का मतलब यह है कि whenever a conducting coil is made to rotate inside the magnetic field, then due to the change of flux and EMF, a time varying EMF will induce in the coil, and this time varying EMF not only changes the magnitude but also changes its direction. और इस तरह का जो ये टाइम वेरिंग ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या कहते हैं इसको, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या कहते हैं बेटा, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, है ना। देखो ये ईएमएफ सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका चेंज नहीं हो रहा, करंट मतलब मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। कैसे, अभी मैं बताता हूं, बट उससे पहले एक चीज और समझते हैं। मान लीजिए बेटा कि इफ ओमेगा टी बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री, मान लीजिए, क्योंकि ये ओमेगा टी अल्टीमेटली आप देखो, मैंने आपको पता नहीं बोला है या नहीं बोला है, क्योंकि हर बैच में मैं ये सारी चीजें बोलता रहता हूं कि साइन या कॉस के साथ कुछ भी लिखा हो, आर्ग्यूमेंट कहते हैं उसको, साइन या कॉस का आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो तो वो थीटा है, मतलब उसका एंगल कहलाएगा वो, समझ रहे हो आप। तो बेटा ये एंगल कभी तो 90 भी तो होगा, क्या बोलते हो। यस सर। ओमेगा टी की वैल्यू, बिकॉज ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स द एंगल, तो ये एंगल 90 भी तो होगा। तो अगर ये एंगल 90 हो गया तो उस केस में ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी एन बी ए ओमेगा। इस ईएमएफ को मैक्सिमम ईएमएफ कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो यही इंड्यूस हो सकता है। देखो बेटा ये ईएमएफ साइन के साथ बदल रहा है, तो मैक्सिमम क्या इंड्यूस हो सकता है, तो मैक्सिमम तभी होगा बिकॉज ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर कांस्टेंट, दिस होल टर्म इज कांस्टेंट। तो ये ईएमएफ मैक्सिमम तभी होगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम हो, बिकॉज यही तो वेरिएबल क्वांटिटी है। तो जब ये मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम कब हो सकता है, या साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी,
तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू सर 1 होगी। तो जब ये 1 हो जाएगा तो जो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा वो एनबीए ओमेगा होगा, जिसको हम लोग जनरली ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब इतना मैक्सिमम तो इंड्यूस होगा, बट हर वक्त ये इतना मैक्सिमम ही रहेगा ये बिल्कुल जरूरी, समझ रहे हो आप मेरी बात? ये कभी तो इतना होगा, बट ये हमेशा इतना नहीं रहेगा। मतलब ईएमएफ को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां पर ई का क्या मतलब है, ईएमएफ एट एनी टाइम टी, ईएमएफ एट एनी टाइम टी, ठीक है। और ई नॉट का क्या मतलब है, दिस इज द मैक्सिमम ईएमएफ दैट कैन इंड्यूस इन द कॉइल। एंड टी क्या चीज है यहाँ पर, टी रिप्रेजेंट्स टाइम। ओमेगा क्या चीज है, इसको एक अलग नाम दिया जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब भी मैं समझा देता हूं आप लोगों को। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आई है कि ईएमएफ किसी भी टाइम पे द ईएमएफ दैट विल इंड्यूस इन द कॉइल वो कैसे लिखा जाएगा? हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस सर। Yes, sir. यहां पर जो ओमेगा है, इस ओमेगा को बेटा हम ऐसे भी लिखते हैं 2 पाई बाई टी। ये 2 पाई तो आप समझते हो, टी का मतलब है टाइम पीरियड। किसका टाइम पीरियड? इस कॉइल के रोटेशन का टाइम पीरियड। देखो, बिकॉज इस कॉइल का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो हर बार इसको एक रोटेशन करने में जो टाइम लगेगा वो सेम ही तो लगेगा। मान लीजिए अगर पहली बार इट रोटेटेड वंस इन 10 सेकेंड्स, तो इसका मतलब दूसरी बार भी जब ये रोटेट करेगा देन ऑल्सो इट विल टेक 10 सेकेंड, तीसरी बार भी 10 सेकेंड, बिकॉज यू हैव केप्ट ओमेगा एज कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी जीवन में कि एज 1 अपॉन टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, कभी सुना है? Yes, sir. ठीक है, इसको एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं या न्यू से भी करते हैं, इस साइन को न्यू कहते हैं। तो ओमेगा को अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक हम 2 पाई एफ लिख सकते हैं। और ये एफ क्या कहलाता है, तो दिस इज कॉल्ड एज लीनियर फ्रीक्वेंसी। और ये जो ओमेगा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हजम हो रहा है? इसका मतलब जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। और आप लोगों ने सुना होगा क्लास 10th 11th में, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जो अपने यहाँ सप्लाई होती है वो कितने हर्ट्ज पे होती है? सुना है कभी? 50 हर्ट्ज पे होती है सप्लाई। नहीं सुना है? आपके घर में जो करंट आता है वो कौन सा है, एसी है या डीसी है? AC. सर एसी। एसी। इस बात को याद रखिए भाई, आपके घर में जो करंट आता है वो एसी है। एसी क्यों है सर, डीसी क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा डीसी को ना लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन नहीं किया जा सकता, मतलब उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो आपके घर में मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कौन से करंट को ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे हम डीसी को ट्रांसमिट कर सकते हैं, एसी को नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए आपके मतलब हमारे यहाँ जो भी सप्लाई है वो एसी की है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि एसी जो हमारे घर में सप्लाई होती है उसकी हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ उसकी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है, एंड दैट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। वो अभी आगे भी मैं बताऊंगा। ये सब जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसको नोट करें, तो मैं आगे कुछ और चीजें समझाऊं। Done, sir. डन सर। वेरी गुड। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि एसी का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा बच्चों, और इसकी डायरेक्शन भी Sir? चेंज होगी। क्या? जी, सर एक सेकंड पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मैग्नीट्यूड वेरी हो रहा है, कैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पहले वो लॉजिक भी हम देख लें, उसके बाद हम इसके ग्राफ व्राफ भी ड्रॉ करेंगे, फिर करंट को Done, भी हम sir. लिखेंगे। वेरी गुड। तो अब देखिए, ये जो ईएमएफ आपने लिखा है मेरे बच्चों प्यारे बेटे, ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा है आपने। अगर मान लो कि मैं लिख देता हूं कि भाई इफ ओमेगा टी इज 0, अलग अलग वैल्यू होगी ना, ओमेगा टी की वैल्यू बदलेगी। क्यों बदलेगी? ओमेगा इज कांस्टेंट रिमेंबर, बट टी चेंज हो रहा है। आ रही बात समझ में? इसमें याद रखो ओमेगा जो है ना ये कांस्टेंट है, बदल कौन रहा है? टाइम। तो टाइम के साथ ये ईएमएफ की वैल्यू बदलेगी। नहीं आ रहा भाई? तो अगर Yes, ये sir. ओमेगा टी को 0 कर दोगे तो ये ई 0 हो जाएगा या नहीं? हाँ ना बोलो। यस सर। इसी तरह से इफ ओमेगा टी Yes, इज sir. इक्वल टू 90,
तो ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट साइन ऑफ 90। साइन 90 अभी आपको पता है कि 1 होता है, तो वहीं से आपने लिखा था इज इक्वल टू ई नॉट। ठीक है, इसी तरह से बेटा एक बार और काम करते हैं, एक दो बार और समझिए। अरे वापस आओ। हाँ, इफ ओमेगा टी बिकम्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ 180 डिग्री। साइन 180 इज अगेन 0, तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो गई? फिर से 0, 0 से स्टार्ट हो गया, फिर 0 हुआ। फिर अगर मान लीजिए ओमेगा 2, मतलब कुछ वैल्यूज पे मैं शो कर रहा हूं बस, ताकि आपको ये समझ में आए कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं बल्कि डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो E विल बी रिटन एज ई नॉट साइन ऑफ 270 डिग्री। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 270 होता है -1, तो ये हो गया माइनस ऑफ ई नॉट। देखो अब निगेटिव हो गया या नहीं हुआ बच्चों? निगेटिव होने का मतलब डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस सर। यस सर। Yes, sir. फिर ओमेगा टी इज इक्वल टू 360, तो क्या होगा? ईएमएफ की वैल्यू ई नॉट साइन ऑफ 360। साइन 360 पे चले जाइए, तो जितना साइन 0 पे होता है उतना ही 360 पे होता है, तो ये कितना हो जाएगा? फिर से ई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक कंप्लीट साइकिल में 0 से लेकर 360, 360 मतलब एक पूरा चक्कर हो गया। तो एक कंप्लीट साइकिल में देखो, 0 पे भी ये 0 था, 180 पे भी 0 हुआ, फिर 360 पे भी 0 हुआ। ठीक है, और ये कैसे चेंज हो रहा है? जैसे साइन की वैल्यू चेंज होती है वैसे ये ईएमएफ चेंज हो रहा है। मतलब ये जो ईएमएफ हमारा है वो साइन पे डिपेंड कर रहा है, साइन वैल्यू पे। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि दिस ईएमएफ इज चेंजिंग साइनोसॉइडली। कैसे चेंज हो रहा है? साइनोसॉइडली। साइनोसॉइडली का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू या कोई भी क्वांटिटी अगर साइन जैसे चेंज होता है, अगर वैसे ही चेंज हो, तो उसको हम कहते हैं साइनोसॉइडल फंक्शन, या साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है। तो इसीलिए जब हम इसका ग्राफ या कर्व शो करते हैं ईएमएफ वर्सेस टाइम का, तो ईएमएफ वर्सेस टाइम का कर्व देखो, 0 पे 0 था, मैक्सिमम हुआ, फिर मैक्सिमम होने के बाद फिर से 0 हुआ, फिर निगेटिव साइड पे मैक्सिमम हुआ, फिर से 0 हुआ, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। समझ में आ रही बात? ये आपका मैक्सिमम ई नॉट है ऑन द पॉजिटिव साइड, ये मैक्सिमम है ऑन द नेगेटिव साइड। यहां पर 0 हो गया, यहां पर 0 हो गया, यहां पर 0 हो गया, एंड सो ऑन। तो ऐसा ईएमएफ जो अपनी वैल्यू को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा हो। अच्छा, जरूरी नहीं कि वो साइन के अकॉर्डिंग ही चेंज करे, बात समझ रहे हो? इसलिए मैं बार बार टर्म में कहीं पर साइन यूज नहीं कर रहा हूं। अलग बात है कि आप जो ईएमएफ पढ़ रहे हैं उसमें साइन ही है। नहीं आ रहा? अरे दिक्कत हो रही क्या बेटा? आप जो ईएमएफ पढ़ रहे हैं या जो ईएमएफ हमने अभी रिप्रेजेंट किया है उसमें साइन आ रहा है, बट एसी में एसी ईएमएफ या एसी करंट होने के लिए साइन हो ही जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? जरूरी यह है कि ऐसा ईएमएफ या ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो हर समय पे, उसको हम क्या कहते हैं? बोलो। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। यार तुम्हें नहीं आया? क्या हो गया? मेरी आवाज जा रही है नहीं जा रही? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। तो फिर तुम शांत क्यों हो? फिर से सुनो। एन ईएमएफ which changes both in magnitude and direction is known as alternating EMF. An EMF that changes both in magnitude and direction, obviously हर instant of time पे, उसको हम क्या कहते हैं? That is called as alternating EMF. An EMF that changes both in magnitude and direction is known as alternating EMF. लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है। सर आपने ईएमएफ जो साइन के साथ अकॉर्डेंस में चेंज होती है उसको क्या बोला था? क्या? फिर से बोलो। जो ईएमएफ आपने बताया कि साइन के अकॉर्डिंग साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडली। या सिंपली कह सकते हो साइनोसॉइडल चेंज। कभी भी अगर वर्ड आ जाए ना साइनोसॉइडल चेंज हो रहा है या साइनोसॉइडली, द क्वांटिटी इज चेंजिंग साइनोसॉइडली, तो उसका एकदम आंख बंद करके मतलब समझ लेना कि साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है। मतलब जब साइन, जैसा साइन का ग्राफ आता है, यही मैथमेटिक्स में
साइन का ग्राफ होता है, वैसा ही ग्राफ आपके इस ईएमएफ का भी ग्राफ। ठीक है भाई, तो चलिए सर, बहुत बढ़िया। लेट्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।